कभी ऐसा हुआ है कि जहाज बीच में खराब हो गया समुद्र में चलते चलते और आप लोग उसी में अटक गए? हाँ है। अभी जिस शिप पे थे हम, वो ब्राजील से चाइना जा रहा था, तो उसमें 55,000 टन लोड हुआ था। वो ले जाके फ्रीजर में रख दिया जाता है। फ्रीजर में रखा जाता है। फ्रीजर में डीप फ्रीजर में, जैसे मीट रूम है, फिश रूम है, वेजिटेबल रूम है। बबलू भैया मिलने आए। बबलू भैया मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में ये लोग घूमते रहते हैं। हम लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मर्चेंट नेवी की लाइफ कैसी होगी, वहाँ लोग कैसे रहते होंगे, शिप के अंदर कैसे जीवन होता है। इन सारी चीजों पे आज बात किया जाएगा। सबसे पहले बबलू भैया, कैसे आप लोग मर्चेंट नेवी में गए? कैसे, जैसे गांव में आप थे और फिर मर्चेंट नेवी आपने ज्वाइन कर लिया, काफी लंबा समय हो गया आपको, तो किस तरह से गए मर्चेंट नेवी में आप? मैं इसमें था कि 2007 में मैं एक रिलेटिव में गया था। मौसी के बड़े लड़के थे और वो मिले हमसे, तो हम भी काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे थे, आर्मी में चाहे नेवी में चाहे एयरफोर्स में। तो सफलता नहीं मिला, तो फिर हम थोड़ा ये हो गए थे, नर्वस हो गए थे कि ये कब तक देखा जाएगा, पता नहीं कब मिलेगा गवर्नमेंट जॉब। तो उसी बीच में उनके छोटे भाई मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिए थे, ट्रेनिंग किए थे। एक्वाटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज न्यू दिल्ली है, जो दिल्ली से गुड़गांव वाला रूट में है। तो वहीं बताए, तो हम और मेरे मामा के लड़के और एक मौसी के लड़के, 3 लोग हम लोग मर्चेंट नेवी का ट्रेनिंग ज्वाइनिंग किए 2007 में। और जुलाई बैच में से दिसंबर। बहुत लंबा समय हो गया आप लोगों को। 2007 से? तो 2007 से, हाँ। तो उस टाइम फिर ट्रेनिंग किए, तो उस टाइम मेरी माता जी का तबीयत भी ख़राब था, तो बीच में पढ़ाई का बहुत डिस्टर्ब हुआ। लेकिन हमको ये था कि कैसे भी करके हमको पास करना है, कि माँ बाप का जो है पैसा भी लगा है। तो 1.5 महीना के टाइम में हम 2-2 बजे रात तक जो है जग के और मैं प्रिपेयर करके और परीक्षा पास कर लिया मैं। फिर उसके बाद 2009 में मैं ग्रेट ऑफशोर इंडियन कंपनी में पहला कंपनी ज्वाइनिंग किया था। तो 2009 से लेके 2013 जुलाई तक मैं इंडिया में रहा। हम ट्राई किए फॉरेन कंपनी के लिए, एलिगेंट मैरीन सर्विसेज करके कंपनी है, अंधेरी में उसका मेन ऑफिस है, और इंटरव्यू दिए। और उस टाइम इत्तेफाक से हम लोग का उसमें सिलेक्शन हो भी गया। एलिगेंट मैरीन सर्विसेज कंपनी में ज्वाइन किया मैं, और तब से उसमें सेलिंग कर रहा हूँ। और हर शिप लगभग हमको पूरा वर्ल्ड हम घूम लिए हैं। अच्छा भैया, जो जीवन होती है मर्चेंट लाइफ की, लंबे समय तक आप लोग जहाज पे रहते हैं, तो क्या क्या उसमें, मतलब हम लोगों को तो लगता है कि मर्चेंट नेवी बड़ा मजा है, एक देश जाओ, दूसरे देश जाओ, तीसरे देश जाओ, लेकिन आप लोग चूंकि रेगुलर उस पे रहते होंगे, तो आप लोगों को ऐसा फीलिंग नहीं होगा। तो क्या क्या, जैसे शुरू में आप लोग जब गए शिप पे, तो क्या दिक्कतें आती थी? मैंने सुना है कि बड़ा शिप जो है चलती है तो ऊपर नीचे होती है, कुछ इस तरह का होता है क्या? हाँ, होता है। पहले जब हम गए थे शिप पे, तो स्टार्टिंग में रोलिंग पिचिंग होता है, तो उससे सी सिकनेस होता है, उल्टी होता है, चक्कर अधेड़क हो जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि सब जन्नती है, लेकिन जो आदमी रियल में जब वहाँ पे जाता है तो पता चलता है। तो हम लोग ये सोचते थे कि कब किनारा आएगा, हम लोग उतर के घर चले जाए, कैसा नौकरी ज्वाइन कर लिए कि शुरुआती दौर में कि कुछ खा रहे हैं तो पच नहीं रहा है, उल्टी हो जा रहा है, एक ऐसा नौकरी है, ये हमेशा हिलते डुलते रह रहा है जहाज। फिर बाद में धीरे धीरे कुछ लोग जो सीनियर लोग थे समझाए कि ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा, तो फिर आप भी सही हो जाएंगे। तो फिर हम लोग धीरे धीरे उन लोगों को बात माने। हम लोग शुरुआती दौर में इसे परेशानी होती, बाद में तो बॉडी उसमें जो है एडजस्ट हो जाती है। बाद में उसमें धीरे धीरे एडजस्ट हो गया, और फिर से वही अभी मजा लगने लगा, अच्छा लगने लगा। अच्छा। किनारे पे जा रहे थे हम लोग, घूमते रहते थे। अच्छा, कौन कौन से जगहों पे आप अभी तक गए होंगे? आपका तो लंबा 2009 से बता रहे हैं कि आप शिप पे चले गए थे, तो 9, 10, 19 मतलब 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। तो किन देशों को आपने कवर कर लिया है? वही यूरोप, जैसे अपने अमेरिका, जर्मनी, अपना इस साइड यूरोप का लगभग स्पेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब घूम लिए हैं। और अमेरिका में भी न्यू ऑरलियंस हो गया और होस्टन हो गया, ऐसे कई शहर हैं जो उसमें सब जगह मैं घूम लिया हूँ। और साउथ अमेरिका में भी कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। अफ्रीका में जैसे लाइबेरिया, केन्या, ये अपना हो गया मोरक्को, अल्जीरिया, ये सब
घूम लिए हैं। और बाकी सुएज कैनाल से तो कई बार ट्रांजिट भी हो गया हम लोग का शिप। अच्छा, सुएज कैनाल के बारे में कुछ बताइए। हम लोगों ने ऐसा सुना है कि सुएज कैनाल जो है हाथ से मतलब बनाई गई है, मैन मेड है, वो पहले से नेचुरल नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया था। तो कितना बड़ा है वो, जैसे कि माने समुंदर की तरह ही है या छोटा है, और क्या उसमें पार कैसे करते हैं? उसमें ऐसा है कि वो कैनाल तो है, लेकिन मान लीजिए अपना जैसे गंगा रिवर है या ये सरयू जमुना रिवर है, वैसे जैसा है। लेकिन उसमें भी तो उतनी बड़ी जहाज नहीं जा सकती है। गंगा जी में या यमुना जी में कहाँ उतनी बड़ी जहाज जाएगी? आपकी जहाज की क्या साइज होगी? अरे हमारी जहाज का साइज है 220 मीटर है। 220 मीटर यानी लगभग 660-700 फीट मान लो। और 36 उसका ब्रीथ है। हाँ, तो 110-120 मान ले 100 से 110 के बीच में इतना हो जाएगा। तो उसकी चौड़ाई तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। उसमें भी लोडिंग रहेगा तो और उसका ड्राफ्ट नीचे चला जाएगा। तो उसके लिए उसमें वो लोग क्या करते हैं कि ड्रेजिंग करके और ये बनाते हैं, डेप्थ बना देते हैं कि जाकि जैसा सीप उधर से पास करेगा तो उसका जो नीचे का लैंड है उसको हम लोग मर्चेंट नेवी में सी बेड बोलते हैं, तो सी बेड से टच ना हो हल को। तो उसमें जहाज क्रैक भी हो सकता है या ग्राउंड भी हो सकता है। तो फिर दूसरे जहाज जब पार करेगी, क्रॉस करेगी या ट्रांजिट करेगी, तो उसके लिए बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। जैसे अभी जहाज तो एक हर देश का जो एक अलग अलग ट्रेडिंग करता है, तो इसके हिसाब से वो कैनाल बनाया गया है। अच्छा। और उसमें ये है कि बहुत सारा कम मतलब टाइम बचत करता है। जैसे एशिया से हमको अभी यूरोप साइड जाना है तो आया सुएज कैनाल से होके हम लोग चाहे हाँ, नहीं तो पूरा अफ्रीका घूम करके जाना पड़ेगा, तो बहुत घूम के जाना पड़ेगा, तो लगभग 1 महीना भी लग जाएगा। 1 महीना लग जाएगा। हाँ। और उससे हम लोग का आधा बचत हो जाएगा, 10 से 15 दिन का टाइम बच जाता है। तो फिर मतलब टाइम भी बच जाएगा तो कार्गो भी सेफ हो जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी तो घटेगा, और वो भी कास्ट घट जाएगा। तो सुएज कैनाल जो है बहुत अच्छा ये है। लेकिन अभी भैया बता रहे थे, हम लोग पहले बात कर रहे थे कि इनकी जहाज एक दिन में 8 टन यानी आज 8000 लीटर एक दिन में फ्यूल खाती है, फ्यूल कंज्यूम कर लेता है। फ्यूल कंज्यूम कर लेता है। तो आप सोचिए कि 1 महीने का अगर बच गया तो कितना होगा? कितना होगा? जोड़ घटाना करके आप लोग बताइए कितना होगा। तो सुएज कैनाल एक तरह से वरदानी है, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। कुछ आप बता रहे थे कि वो एक जहाज जाती है फिर पानी भरा जाता है, उस प्रोसेस। हाँ, वो है कि अपना पनामा कैनाल है, वो पनामा कैनाल में भी सेम प्रोसेस है जैसे सुएज कैनाल से हम लोग क्रॉस करते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि यहाँ पे तो एशिया टू यूरोप जाने के लिए है। वहाँ पे जैसे अभी साउथ अमेरिका से नॉर्थ में मतलब यूरोप में जाने के लिए वो सुएज कैनाल वो पनामा कैनाल बनाया गया सॉरी। तो उसमें क्या है कि हम लोग उसको जाएंगे उसमें तो गेट रहता है। तो गेट में मतलब कि वो जाएंगे तो पानी उसमें फिलअप होता है और स्टेप बाय स्टेप जो है कि वो जहाज में पहले नीचे से पानी फिल किया जाए। हाँ, फिर उसको ऊपर अभी उसको अभी भर जाएगा पानी तो दूसरा सामने का गेट खुलेगा। फिर उसमें जहाज उसमें जाएगी। अब पूरा पिछले पे वाले का पानी निकाल दिया जाएगा। फिर और ऊपर ले जाएंगे, फिर उसके पीछे वाले का पानी जैसे कैसे स्टेप है, स्टेप बाय हम अपने घर में पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर टॉप। जैसे जहाज ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे भी उसी जहाज स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगा और नीचे धीरे डाउन होते जाएंगे। और फिर जो समुद्र है उस स्टेटस पे आ जाएगा। हर जहाज के लिए सब जहाज के लिए ऐसे ही एक जहाज के लिए प्रक्रिया है। जैसे उसमें ब्रीथ और डेथ अपना आपका लेंथ के ऊपर है। जैसे 220 मीटर का जहाज है तो इस रूट से जाएगी। जो VLCC जहाज है जैसे 320 मीटर 400 मीटर, तो उसके लिए अलग बनाया गया है। मतलब ड्रेजिंग भी किया गया है उसके हिसाब से, और उनके हिसाब से गेट भी अरेंज किया गया है, बनाया गया है। उस हिसाब से अपना भर के और उसमें लोग मतलब पार करते हैं, क्रॉस करते हैं। और इधर से बहुत काफ़ी बचत हो जाता है। नहीं तो ऐसे वो 1 महीने वो तो मैंने बोला है कि जोड़ घटा लीजिए। तो उसमें 1 महीने का उसमें टाइम से उसमें जाएगा तो टाइम भी जाएगा, फ्यूल भी जाएगा। 1 टन का जो है कि लगता है हमारे उसका कुछ वो पैसा चार्ज करते होंगे ना जब इतने। हाँ, वो पार उसका जो है पनामा कैनाल जब करते हैं तो उसमें सारा इजिप्ट के पास इस समय है पनामा कैनाल और वही चलाता है, ऑपरेट करता है। पनामा कैनाल तो पनामा नहीं, सुएज कैनाल इजिप्ट चलाता है। और पनामा कैनाल ब्रिटिशर्स ने बनाया था सुएज कैनाल, लेकिन 100 साल की लीज थी। जब लीज खत्म हो गया
तो इजिप्ट ने उसको ले लिया और खुद चलाता है और खुद उसका पैसा सारा अपना वो जो पैसा मिलता है उसी के हिसाब से उसका मेंटेनेंस करता रहता है। और लगभग मैंने सुना है कि $20 बिलियन तक वो बहुत बड़ी रकम होती है। आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि $20 बिलियन हर साल उससे वो कमाता है। हाँ, ज्यादातर जो ट्रेड तरह से माना जाए तो इजिप्ट का वही इकोनॉमिक मेन वही इकोनॉमिक। भैया आप लोग तो काफी देशों में घूमते होंगे, जैसे मर्चेंट नेवी में आप जा रहे हैं तो कोई स्पेशल वीजा या परमिट आप लोग को मिलता है क्या? किसी देश में जैसे आपकी जहाज रुकी तो वहाँ घूमने फिरने जा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो वीजा परमिट या कुछ इस तरह का होता होगा। हाँ, अभी ऐसा है कि हम लोग जिस कंट्री में जाते हैं तो हम लोग का कंपनी का जो है कि हर कंपनी में प्रोवाइड करता है एजेंट। तो एजेंट क्या करता है कि जैसे पायलट वगैरह बुक करता है और अराइवल और डिपार्चर का सब कुछ देखता है और वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह कस्टम जितना भी है सब देख लेता है। और हम लोगों को चूँकि जब बाहर जाना रहता है तो हम लोग का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर जब इमिग्रेशन कस्टम हो जाता है तो लैंड परमिट का हम लोग को शोर लीव बोलते हैं उसको। अच्छा, शोर लीव। तो शोर लीव पास मिलता है और वो 2 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है या 1 वीक का भी होता है। जैसे शिप का मतलब लोडिंग डिस्चार्जिंग के ऊपर रहता है उसके हिसाब से। अच्छा, शिप जब आपका रुकता है तो आप लोग जैसे लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है उस समय जाके घूम सकते हैं? हाँ, घूम सकते हैं। तो कहीं भी उस देश में जा सकते हैं या कुछ लिमिट बनाते हैं कि इस शहर में यहाँ तक जा सकते हैं? कहीं भी जा सकते हैं ना? नहीं, कहीं भी नहीं। जैसे किसी कंट्री में पहले बताया जाता है कि इस कंट्री में इंडियन को अलाउ है बाहर जाना, किसी कंट्री में अलाउ नहीं रहता है। जैसे अभी साउथ अफ्रीका में मोरक्को कंट्री है जहाँ पे इंडियन को अलाउ नहीं है, बाकी कंट्री के लोग जाते हैं। तो वहाँ पे अभी जैसे कुछ नहीं जा पाते हैं, तो जैसे आपको कुछ मंगाना है पर्सनल चीज़ तो एजेंट द्वारा मेल और मैसेज या फ़ोन करके उसको मंगा लेते हैं। बाकी जो कुछ जहाँ रहता है तो कंपनी द्वारा पहले से हम लोग मैसेज आता है इस कंट्री में सो लीव है, उसके हिसाब से वो लोग जा सकते। ऐसा इक्का दुक्का ही देश होगा, इक्का दुक्का ही देश है, बाकी मैक्सिमम तो अलाउ करते हैं, करता ही है। हाँ, कोरोना के टाइम में तो किसी भी कंट्री में जल्दी अलाउ नहीं था, मतलब वहाँ पे क्वारंटाइन रहना है, अपने शिप पे रहना है, बाहर नहीं जाना है। लेकिन अब तो फिर ओपन हो गया है, खासतौर से चाइना में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, अभी वहाँ भी सब ओपन हो गया है। इससे बहुत सारा कंट्री को इससे लॉस भी हो रहा था। जैसे बाहर से विजिटर आएंगे, टूरिस्ट आएंगे या मर्चेंट नेवी के लोग आएंगे तो सामान खरीदेंगे, रुकेंगे, बहुत सारा है, घूमेंगे फिरेंगे तो उससे देश को अर्निंग होता था। तो अभी सारा विदेशी मुद्रा अर्निंग होती है, विदेशी मुद्रा अर्निंग होता है, जैसे यूरो हो गया, डॉलर हो गया, सब जनरली तो डॉलर में ही सब होता है। जनरली डॉलर में ज्यादातर यूज होता है। अच्छा भैया, जो शिप के बारे में मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है। जैसे शिप मान लीजिए कि आप लोग चलते हैं तो आप एक जगह से दूसरे जगह गए तो क्या पूरा उतने समय के लिए खाना भर लिया जाता है उसमें? उसमें ऐसा है कि बॉयज के ऊपर रहता है, जैसे मान लीजिए 10 दिन या 15 दिन का रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग जैसे पोर्ट में रहते हैं तो प्रोविजन बोलते हैं उसको, प्रोविजन स्टोर आता है तो उसमें ड्राई फ्रूट भी ये सब, वेजिटेबल, फिश, मटन ये सब आता है। तो ये होता है कि चलो भाई 15 दिन का सेलिंग है, 15 दिन का आ जाता है तो अपना चीफ कुक है उसके हिसाब से खाना वगैरह अरेंज कर खिलाता है। फिर तो ले जाके फ्रीजर में रख दिया जाता है, फ्रीजर में रखा जाता है, फ्रीजर में जैसे मीट रूम है, फिश रूम है, वेजिटेबल रूम है, ड्राई रूम अलग है। तो इसके हिसाब से उसमें रूम में रख देते हैं कि ताकि वो मतलब जो सामान है वो खराब ना हो, और उसमें से चीफ कुक अपना लेके और सबको खाना बनाता है। और एक सीट पे लगभग 19 से 20 लोग रहते हैं, एज पर डिपेंड करता है शिप का ऊपर। जैसे कि वो मान लीजिए कि नॉर्मल सामान वाली शिप है कि कैसा है, पेट्रोलियम टैंकर है, या उस हिसाब से क्रू की जरूरत होती है, जितना जरूरत होती है उतना रखा जाता है। अच्छा, बीच में क्या उसमें रिफिलिंग भी होती है खाने के सामान का? जैसे किसी पोर्ट पे आप रुके तो वहाँ जरूरत है तो आप खाना वहाँ पे भर लेंगे? हाँ, जैसे अगर वो किस कंट्री में ये रहता है तो वहाँ पे पूछा जाता है, तो अगर चलो थोड़ा चीप मिलता है तो वहाँ पे ले लेते हैं, और ऐसे ही लेके अपना चलते रहता है। इस पोर्ट में जाएगा वहाँ प्रोविजन आएगा, अपना फ्यूल फिलअप होता है और अपना चलते हैं। और वही कार्गो आपकी अपना जो अलग अलग टाइप का कार्गो, ये भी फिक्स नहीं रहता है कि एक ही कार्गो रहेगा। कभी जैसे सोयाबीन ग्रेन हो, कभी स्टील हो, या कभी बल्क आइटम हो, ये सब लोडिंग डिस्चार्जिंग होते रहता है। और बाकी का बहुत सारा टाइप का शिप रहते हैं सब, जैसे बल्क हो गया, कंटेनर हो गया, केमिकल टैंक। अच्छा, पेट्रोलियम भी तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है शिप? हाँ, पेट्रोलियम होता है, जैसे LNG हो गया, CNG का अलग अलग टैंकर आते हैं। तो कितना पेट्रोल आता होगा एक, ऐसे ही बताइए कुछ। वही लगभग 50,000 60,000 टन के हिसाब से। 50,000 टन? हाँ, वो लोडिंग होता है। 50,000 टन
अभी जैसे मैं अभी 5 टन हम लोग सुने थे, 10 टन, 20 टन, 50,000 टन। अभी जिस शिप पे थे हम, वो ब्राजील से चाइना जा रहा था, तो उसमें 55,000 टन लोड हुआ था, सोयाबीन सीड लोड हुआ था। तो उससे भी बड़ी बड़ी शिपें हैं जो 300-350 मीटर भी हैं, 420 मीटर भी हैं। कितने दिन पे आप लोगों को छुट्टी मिल जाती है? हम लोगों का जैसे है कि क्रू में 9 मंथ पे हम लोग 9 प्लस माइनस रहता है, तो प्लस में भी या माइनस में भी हम लोग आ सकते हैं। एज पर कानूनी पोर्ट रहता है, उसके हिसाब से हम लोग 6 महीने 4 महीने पे भी तो मैंने सुना 6 महीने पे भी, 7 में 4 महीने पे या 7 महीने पे भी होता है। जैसे वो डिपेंड करता है कि आप कितना छुट्टी लेना चाहते हैं, किस हिसाब से लेना हाँ, लेना चाहते हैं। अच्छा, आते हैं आप लोग तो कितने दिन, 1 साल में लगभग कितनी छुट्टियां हो जाती हैं? वही अभी 9 महीना 10 महीना पे आते हैं, तो 3 या 4 महीना हम लोग रहते हैं घर पे, फिर चले जाते हैं। या तो उसको 2 बार में ले लीजिए या एक बार में ले, वो अपने जरूरत के अनुसार आदमी लेता है, अपने जरूरत के हिसाब से। हाँ, कोई ऐसी घटना हुई हो जहाज में रहने, तो पानी में रहती है जहाज, तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई इतने दिन हो गया आपको कि लगा हो कि अब बस जान चली जाएगी, अब बच नहीं पाएंगे हम लोग, या शिप में कुछ हो गया हो, पलट गई हो, या कुछ इस तरह का हुआ है घटना? तो बताइए। एक बार ऐसा हुआ था दुबई से, तो उस शिप में ज्वाइनिंग किया था, तो हमको ज्वाइनिंग करके 2008 में ज्वाइनिंग किया था मैं, तो 3 महीने में ही रहा था। तो उसमें अकारण बस उसमें फायर हुआ और उसमें बहुत सारा दिक्कत हुआ। उसके हिसाब फिर हम लोग को ओनर ये कर दिया, बहुत सारा शिप का नुकसान हो गया। और नहीं तो शिप में जैसे आग लग गई तो क्या आप लोग निकले कैसे उसमें? वो तो चलती शिप में, हाँ चलती शिप में हुआ। लाइफ बोट होता है ना, टाइटैनिक हम लोग देखे हैं, उसमें मालूम है कि लाइफ बोट होता है। नहीं, तो उसमें लाइफ बोट था और लाइफ राफ्ट था, उसमें हम लोग लॉन्च करके और उसमें हम लोग सब लोग सेफली चले गए। अच्छा, जहाज पूरा खत्म हो गया? हाँ, और उस जहाज को हम लोग अबंडन बोलते हैं, जैसे मर्चेंट नेवी में अबंडन बोलते हैं, मतलब जहाज को छोड़ना। अबंडन शिप, मतलब छोड़ दीजिए अब जहाज। बारबल ऑर्डर करता है, मुंह से डायरेक्ट बोलता है, तो सब लोग समझ जाते हैं कि अब जहाज को छोड़ना ही है, ये फायर जो हो गया है अब ये कंट्रोल में नहीं है, और इसको अगर कंट्रोल करेंगे तो किसी का जो है जान जा सकता है। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कैप्टन, तो इसके लिए हम लोग लाइफ राफ्ट और लाइफ बोट में चले गए और वहाँ से फिर लैंड को इन्फॉर्म किया गया। फिर वहाँ से बोट आया और उसमें अच्छा, आप लोग इन्फॉर्म किए होंगे कोई आसपास बोट होगा, वो आके आप लोगों को अपने रेस्क्यू किया और अपने शिप पे वो लोग चढ़ा लिए। फिर जाके हम लोग किनारे पे ले जाके छोड़ दिए। तो कस्टम, इमिग्रेशन ये सब आए वाला डिपार्टमेंट का ये सब लाए लोग। फिर उसके बाद से हम लोग सेफली ले गए होटल में, पूछताछ किए, कैसे हुआ, क्या हुआ रीजन सब उसकी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी करके और 1 महीना तक हम लोग थे। अच्छा, जो शिप के अंदर का अनुभव बताइए। अभी तो बाहर का हम लोग से पूछ रहे थे, अंदर का कैसा अनुभव होता है? जैसे मैंने सुना है कि शिप चलती है तो बड़ा ऊपर नीचे होती है, दाएं बाएं होती है, तो क्या अंदर भी सारा सामान इधर से उधर, आदमी इधर से उधर जाते रहता है? अंदर भी जाता रहता है, लेकिन उसमें जब रोलिंग जब होता है तो सब लोग अपना अपना सामान अपना सिक्योर कर देते हैं, तो उसमें सामान ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बस यही है कि जब इधर ज़्यादा रोलिंग होता है तो सोने में दिक्कत होता है, इधर उधर आदमी होता है तो दिक्कत होता है सोने में, बार बार इधर उधर हिलना, खाने पीने का सामान। कुछ ट्रेन टाइप का रहता है क्या? जैसे ट्रेन में हम लोग चलते हैं तो ट्रेन हिलती डुलती रहती है, उससे ज्यादा होता है? उससे ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होता है, उससे ज्यादा हिलता है। मीन्स ये हेडक पकड़ता है, सर भारी हो जाता है, जो खाना खाने का मन रहेगा नहीं करेगा, तो ऐसे टाइप का है। तो 2 से 3 दिन रहता है, वेदर ऐसा खराब रहता है, तो फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। लेकिन वही है कि जो इसका अगर हैबिट हो गया है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जो नया लड़के हैं जो न्यू ज्वाइन करते हैं उनको दिक्कत होता है। ऊपर के डेक को या छत पे आप लोग जाते होंगे तो वहाँ कैसा नजारा रहता है? चारों तरफ तो जहाँ तक देखिए समुद्र। हाँ, चारों तरफ तो समुद्र ही कुछ है। लगता नहीं है कहीं जमीन है नहीं। लेकिन वही रहते हैं, पानी में लोग सेलिंग करते हैं, मतलब समुद्र में रहते हैं, तो जब कहीं लैंड दिखाई देता है या रात में पास करते हैं तो कोई लाइट दिखाई देता है तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। अरे चलो, बहुत दिन बाद लैंड दिखाई दिया, जमीन दिखाई दी, कम से कम किनारे का लाइट तो दिखाई दे रहा है। तो उसमें हम लोग सब लोग मोबाइल पे ये सब देखते हैं कि अरे कौन सा कंट्री है भाई, इससे पास कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, उसमें इंटरनेट की सुविधा तो हाँ, इंटरनेट की सुविधा रहता है और लैंड से पास करते हैं तो मोबाइल पे भी नेटवर्क आता है, तो उसमें दिखाता है कि वेलकम टू जर्मनी या ऐसा कुछ कंट्री, ऐसा कुछ देते रहता है। आप लोगों का मोबाइल क्या हर जगह काम करता है क्या? हाँ, वोडाफोन जो फोन है हम लोग रखते हैं सिम वोडाफोन की। जैसे अदर कंट्री में भी जाएंगे तो उसका नेटवर्क वगैरह आएगा,
तो जैसे बैंक का कुछ ही रहेगा, चाहे कुछ मैसेज आता है तो उसमें आ जाता है। तो उसमें हम लोग को हेल्प मिल जाता है। बाकी तो इंटरनेट से सारा काम हो जाता है। तो बातचीत तो आजकल व्हाट्सएप सब व्हाट्सएप पे, वहीं पे सिप पे वाईफाई रहता है। कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो मैसेज हो आ जाएगा। ये तो वाईफाई रहता है। तो पहले बहुत दिक्कत होता था 2013-14 में, सिप पे वाईफाई नहीं रहता था। तो एक महीना के बाद हम लोगों को फैमिली से बात करने को मिलता था, और उसमें सिम कार्ड जाते थे हम लोग किनारे पे तो मिलता था। अब तो वाईफाई हो गया है तो बहुत काफ़ी इजी हो गया है। अभी 90% काम हो जा रहा है। घर से जो है कि डेली कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, बातचीत हो जाता है। अच्छा भाई, छत पे जाने पे तो पूरा बड़ा कभी कभी नज़ारा बहुत अलग टाइप का नज़ारा होता होगा जो यहाँ नहीं दिखता है। अलग टाइप का दिखता है, सूरज अलग दिखता होगा, उसका अलग ही लाइफ है। हम लोगों ने वीडियो में ऐसे देखा है, वीडियो में देखा है। सनसेट या सनराइज होता है तो उसमें जैसे सनराइज होता है तो लगता है कि समुद्र से ही पानी में से निकल के सूर्य भगवान निकल रहे हैं। और फिर जब सूर्यास्त होता है तो लगता है कि सब आसमान में नहीं जा रहे हैं, समुद्र में गोती लगा रहे हैं, डूब जा रहे हैं। ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है दरिया में। तो वो चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। उसमें हम लोग फोटो भी शूट कर लेते हैं। अगर कहीं जाते हैं तो क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे रिफ्यूलिंग भी तो होती होगी आप लोगों के जहाज? हाँ, रिफ्यूलिंग होता है। तो समुद्र के अंदर ही कर दिया जाता है या आपको पोर्ट पे जाना पड़ता है? नहीं, जैसे अभी हम लोग यहाँ इंडिया की तरफ आएंगे तो सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे तो अफ्रीका की तरफ जाएंगे तो मॉरिशस नहीं तो डरबन होता है फिलिंग। जैसे वो बंकरिंग पॉइंट है, वहाँ बहुत सारा शिप उस रूट पे आते हैं और वहाँ पे अच्छा पॉइंट बना दिया गया, जैसे पेट्रोल टंकी हम लोग क्या बना है समझ लीजिए। हाँ, जहाजों का पेट्रोल टंकी है। वहाँ पे जाएंगे, एंकर डालेंगे, उसको हिंदी में लंगर भी बोलते हैं। उसको डालेंगे तो शिप को डेप्थ में जाके होल्ड करता है, वहाँ पे शिप रुक जाता है और वहाँ पे हम लोग बंकर लेंगे जितना शिप का रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद कुछ मेंटेनेंस का सामान भी आ जाता है, पाठ पूजा भी आ जाता है, खाने पीने का सामान भी, प्रोविजन भी आ जाता है, सारा कुछ। और वहाँ पे ये भी है कि जैसे अगर किसी का टाइम अगर क्रू का हो गया या ऑफिसर का, तो वहाँ से इंडिया से रिप्लेस मतलब होता है। अच्छा, वो वहाँ से उतर के फिर जहाज पकड़ के आ जाएगा। तो और नया आदमी जिसको जाना है वहाँ पहुँच के वहीं से अभी वो आदमी उनके जगह पे आ जाएगा तो ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे उतर जाएंगे, साइन अप कर लेंगे। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि जहाज बीच में खराब हो गया समुद्र में चलते चलते और आप लोग उसी में अटक गए? हाँ, अगर खराब हो गया तो अगर हम लोग से बनने लायक होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी कंपनी में या ओनर को मैसेज किया जाएगा। तो वो क्या करता है कि टोइंग वेसल अरेंज करता है। तो उसमें टोइंग वेसल का वायर रहता है, वो इसमें हम लोग डाल के बीट पे और उसको टोइंग करके, अच्छा जैसे गाड़ियों का टोइंग होता है कि एक दूसरे से जोड़ के और उसको खींच के लेके जाता है पोर्ट पे कहीं तो जहाँ पे मेंटेनेंस हो जाएगा वहाँ ले जाके वो छोड़ देगा। फिर वो मेंटेनेंस टीम आएगी, वहाँ पे मेंटेनेंस करेगी, फिर अपना शिप सेल करेगी। तो है ऐसा नहीं है कि ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो अरे मैकेनिकल चीजें खराब तो हो ही सकता है, हो ही जा सकता है, ऐसा कि हमेशा चलते रहेगा। तो ऐसा बहुत कम ही चांस मिलता है। बीच में अगर अटक गया तो उसी में पड़े रहेंगे सारे। 1 या 2% ही चांस होता है। हाँ, पहले से ही सब व्यवस्था कर ली। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग यहाँ इंजीनियरिंग टाइप में मतलब इंजीनियर हैं जो देखते हैं, देख रेख करते हैं, वो अपना मेंटेनेंस कर लेते हैं लोग। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तभी ऐसा होता है। शिप की स्पीड क्या होती होगी? शिप का स्पीड जैसे अभी बल्क है तो बल्क का स्पीड इस पर लोडिंग के ऊपर भी और अनलोडिंग के ऊपर भी रहता है। जैसे लोडेड जहाज रहेगा तो स्पीड कम मिलता है, तो वो 10 से 12 नॉट करता है। नहीं तो खाली रहेगा तो 15 तक भी जा सकता है। नॉटिकल परिमाण 1 नॉटिकल में जैसे 1 नॉट में 1852 मीटर होता है, लगभग 2 किलोमीटर मान लीजिए मोटा मोटी। तो जैसे मान लीजिए अगर 15 का चला तो 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बहुत कम है। हाँ, स्पीड कम है। लेकिन वो दरिया में अभी यहाँ पे तो लैंड के हिसाब से तो कम लगता है, लेकिन दरिया में 15 का ही स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड होता है। ऐसा लगता है कि पानी को छिड़के जाता है। इतना ज्यादा उस पर लोड होता है। और इसी वजह से हमको लग रहा है दुनिया का ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सामानों का 95% उसी से होता है, और ऐसे से तो हो नहीं पाएगा, जहाज जाएंगे। इससे क्या है, संभव ही नहीं है, खर्चा उसमें कम पड़ेगा ना, और सामान ज्यादा लोड हो जाएगा। इसके लिए बहुत शिप का बहुत जरूरी है, उस पर सब लोडिंग अनलोडिंग का, और जाता है एक दूसरे से इजी हो जाता है। मेन चीज ज्यादा से ज्यादा सामान दूसरे कंट्री में पहुंच जाएगा।
तो उसके लिए भी अलग अलग टाइप का अलग अलग सामान है, उसके ऊपर अलग अलग जो है कि शिप बनाया गया है। जैसे अभी स्पोर्ट्स का आइटम हो गया, या ये कुछ एक्सपेंसिव फूड का ही आइटम हो गया, ये सब कुछ आइटम उसमें कंटेनर पे जाता है। बाकी जैसे बल्क में अभी ग्रेन भी लोड हो सकता है, बल्क में जैसे कोयला, फिर सीमेंट और स्टील वगैरह लोड हो जाता है। और टैंकर का अलग ही टैंकर क्रूड ऑयल भी होता है लोड, और ऑयल भी, डीजल, पेट्रोल लोड होता है। और LNG केमिकल के भी होते हैं, केमिकल तो का खतरनाक भी होता है। हाँ, बहुत एक्सप्लोसिव रहता है। केमिकल टैंकर का केमिकल लोड कर सकता है अपना। और सीमेंट कैरियर भी कोई कोई होता है जो केवल सीमेंट ही लोड करता है बैक टू बैक। अच्छा। हाँ, और फिर CNG LNG भी रहता है, और गैस कैरियर भी रहता है जो केवल वो गैस की लोड ही करता है वो। तो यही है सब, बहुत अलग अलग टाइप का जो कार्गो है, और उसके हिसाब से अलग अलग शिप बनाया गया है वैसा। चलिए भैया, किसी और दिन आपसे बाकी बात किया जाएगा। हाँ हाँ, एकदम। क्योंकि अभी आप लंबे अभी रहेंगे 1-2 महीने तक भैया। आज तो बस निकलते निकलते जल्दी जल्दी हम लोग शूट कर लिए हैं। मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कोई नई चीज को जानने में, और मर्चेंट नेवी या शिप्स जो है इनके बारे में कुछ ज्यादा हम लोगों को नॉलेज नहीं है। अचानक दिखे तो हम लोगों ने कहा कि बस बैठ के ही जल्दी जल्दी शूट कर लेते हैं कुछ। किसी दिन अच्छे से बैठ के अच्छे से जो है हाँ, प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।